तो एयरपोर्ट चला गया, एम्स चला गया, धनबाद से रेडियो स्टेशन चला गया। एक गाने का लाइन था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो बेसुरा हो रखा है, थोड़ा वो उसका मिसिंग है। और उसमें ढुलू जो है वो और सब जो पहले से जो वहाँ रंगदारी इत्यादि का काम करते थे उनमें ये भारी पड़ गया। एक विचारधारा है जो सिर्फ धर्म को लेके चलता है और दूसरी विचारधारा है जो संविधान को लेके चलता है। अभी मैं धनबाद कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमरेंद्र कुमार सहाय साहब के चैम्बर में हूं और आपका विशेष परिचय है कि आप धनबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और धनबाद लोकसभा चुनाव के संदर्भ में सर से कुछ बातें करेंगे। सर, धनबाद में लोकसभा चुनाव हो रहा है, पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है, पूरे देश का माहौल भी आप समझ रहे हैं और धनबाद का भी। तो धनबाद में मुख्य रूप से दो उम्मीदवार हैं, दो राष्ट्रीय दल, दो राष्ट्रीय गठबंधन के। एक भारतीय जनता पार्टी के हैं ढुल्लू महतो और दूसरे कांग्रेस की हैं अनुपमा सिंह, जो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं, गठबंधन की उम्मीदवार हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, चीज़ें किधर जा रही हैं, परिणाम किधर जा सकते हैं और क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धनबाद के लोकसभा क्षेत्र के सारे मतदाताओं को आह्वान करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने घरों से निकलें और अपना मत का प्रयोग करें, क्योंकि फिर ये 5 साल के बाद आना है। एक बार चुन लिए तो 5 साल के लिए फिर सो जाइए। तो ज़रूर वैसे लोगों को चुनिए जो आप समाज के प्रबुद्ध वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को ज़रूरत है। जात पात, अगड़ा पिछड़ा, बाहरी भीतरी से ऊपर उठ करके समाज के संरचना के लिए, एक स्वस्थ समाज के संरचना के लिए एक साफ सुथरा छवि वाले एक प्रत्याशी को चुने। तो एक मतदाता जब वोट डालने जाए उसके पहले वो किन मुद्दों पर विचार करके वोट डालने जाए? उनके सामने कौन से सवाल होने चाहिए, कौन से बुनियादी मुद्दे होने चाहिए? वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, इन सारे मुद्दों पर तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के पीएन सिंह 3 बार से सांसद रहे हैं और प्रचंड मतों से जीतते रहे हैं। तो पिछले 15 साल के उनके टेन्योर में आप ऐसा क्या पाते हैं जो आपको लगता है कुछ मिस कर रहे हैं, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो उनसे अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, और जो नए आएंगे उनसे आपकी अपेक्षाएं हैं तो वे क्या हैं? धनबाद चूँकि कोल कैपिटल है, आज बहुत सारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं और वापस चले जाते हैं, इसलिए कि यहाँ एक एयरपोर्ट नहीं है। अच्छे मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं नामी गिरामी, वो लोग यहाँ, वो डॉक्टर यहाँ नहीं आ पाते हैं, बोलते हैं क्योंकि बाई रोड और बाई ट्रेन काफ़ी समय मेरा वक्त ख़राब होता है, हम उतना में मरीज को देख लेंगे। तो एयरपोर्ट चला गया, एम्स चला गया, धनबाद से रेडियो स्टेशन चला गया, ये सब तो कुछ है, लेकिन बावजूद इसके एक जो माहौल है, ये पूरे देश का माहौल है। जो हमने बताया कि बेरोजगारी का बात हो या एक गाने का लाइन था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो बेसुरा हो रखा है, थोड़ा वो उसका मिसिंग है। आपका इशारा डाइवर्स सोसाइटी की ओर है, जो हम मिस कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों में, ऐसा है क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि समाज ये एक बगीचा, कोई भी बगीचा हो, सबको मिल करके ही हो सकता है संभव, वो फुलवारी तभी कहलाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। अभी मैं धनबाद कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री जितेंद्र कुमार जी के पास बैठा हुआ हूँ। जितेंद्र कुमार जी का और परिचय है कि आप धनबाद बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और अभी मैं उनके सामने हूँ। अब मैं धनबाद लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उनसे कुछ बातचीत करूँगा। सर, आपका फ्रंट पेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपके चैनल को भी शुभकामना कि आपके चैनल ने जो एक जागृत समुदाय अधिवक्ता समुदाय है उसका भी उसके पास भी आने का कष्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। आपको क्या लगता है धनबाद में क्या हो सकता है? बड़ा कठिन सवाल पूछे हैं। बहुत बड़ी एरिया है, 22 लाख मतदाताओं को। मैं जरूर मतदाताओं से जरूर निवेदन करूंगा कि वो मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत कीमती मत होता है आपका, एक देश को, जनतंत्र को, संविधान को की रक्षा करने के लिए। रही सवाल कि आपका पर्सनल क्या विचार है, मेरी पर्सनल क्या विचार है। देखिए, 70 साल से ज्यादा हो गई हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन जो सामाजिक परिदृश्य और राजनीतिक परिदृश्य में देखता हूँ तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अभी भी हमारा जो देश है मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी है कि मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। मैं इस संदर्भ में इस बात को कहता हूँ कि आज भी यदि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर नेताओं को मत मांगना पड़ रहा है तब तो ये और इसलिए नेता इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि इस मुद्दों पर मुझे मत मिलेगा। तो ये तो चिंताजनक स्थिति है। आप देखेंगे कि अधिवक्ता समुदाय देश की आजादी में भी योगदान रहा। बाद के वर्षों में देश का जब निर्माण की बात आई तो पार्लियामेंट्रियन मोस्टली तो देखेंगे कि अच्छे रहे, अधिवक्ता समुदाय ही रहा, क्योंकि कानून के जानकार हुआ करते हैं और एक अधिवक्ता समुदाय से जुड़ा हुआ एक पेशा है। आप सेग्रेट नहीं कर सकते अपने प्रोफेशंस के बिना। समाज का कोई अधिवक्ता नहीं हो सकता। और एक और युक्ति लोग कहा करते हैं कि जो सही बात भी है कि लॉयर्स आर बोर्न लीडर्स। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि अधिवक्ता समुदाय भी इस राजनीति से अपने आप को किनारे कर लिया। ये तो चिंताजनक स्थिति है। तो ये मताधिकार का जो प्रयोग आप करते हैं, एक समझिए बात को, एक पढ़े लिखे शिक्षित बिरादरी जो है, जो शिक्षित समुदाय है, जो अपने विवेक का और फैक्ट फाइंडिंग करके जो मताधिकार का प्रयोग सोच समझ कर करता है, उसका भी मत एक ही पड़ेगा, उसका भी वैल्यू वही है। और जो व्यक्ति इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, सच्चाई है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जात से, धर्म से, पैसे से, तो उसका भी मत का प्रयोग वही है। अधिकार तो बराबर है, राजा का भी और प्रजा का भी। तो धनबाद में मतदाताओं को क्या देखना चाहिए, किन मुद्दों पर मतदान करना चाहिए? देखिए, राजनीतिक परिस्थिति जो है, मैं अभी जो बता रहा था आपको कि मताधिकारी पूरे देश के लिए है और धनबाद देश से अलग नहीं है। यहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं, स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं। यहाँ अच्छे और बुरे की आपने बात की कि अच्छे प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए, बुरे को नहीं। तो धनबाद में कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं? देखिए, अभी आप जिस मेरा अधिवक्ता धर्म है, मैं एक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं अपने अधिवक्ता समुदाय से भी विनम्र मेरी निवेदन होगी कि एक विवेकशील जागरूक नागरिक होने के नाते समाज को भी आप दिशा दिशाने का काम करें। जितने मेरे अधिवक्ता समुदाय, 5000 से ज्यादा अधिवक्ता है। मुद्दे क्या होने चाहिए मतदान करने से पहले? मतदाता को क्या देखना चाहिए? पहला कंडीशन तो ये है कि आपका जो जनप्रतिनिधि हो स्वच्छ छवि का हो, संवेदनशील हो, पढ़े लिखे हो। क्योंकि मैं हमेशा बोला करता हूं कि एक एमपी और एमएलए का जो मूल काम है लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना। और जब यदि एक शिक्षित समुदाय को आप नहीं अपनी संसद में भेजेंगे तो उनसे आपका तो फिर ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल करेगा, जो कि आज के डेट में हो रहा है देश में। नेतृत्व, जो भी राजनीतिक नेतृत्व यदि बांटने की बात पर वोट मांगने आ रही है तो उसे सबसे पहले रिजेक्ट कीजिए। क्षेत्रवाद हो, धर्म हो, जात हो, यदि उस बांटने की राजनीति पर यदि वोट मांगने के लिए आ रही है, आपके भावनाओं को उद्वेलित करने की बात पर यदि आपसे राजनीति कर रही है, तो ऐसे लोगों को आप सबसे पहले रिजेक्ट कीजिए। टेस्ट तो यही है। अधिवक्ता समुदाय पर भी ध्यान दें। थोड़ा सा लोभी हैं क्योंकि बात के महासचिव हैं, तो थोड़ा सा आपके माध्यम से मैं अपने जन नेताओं, जो भी भविष्य में जो भी पार्लियामेंट्रियन होंगे, तो 90% लॉयर्स एंड लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनकी स्थिति चिंताजनक है। आज की आजादी के
70 से ज्यादा वर्षों के बाद भी अधिवक्ता समुदाय को क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोल करके झुंझुना दिया जा रहा है। नहीं सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था है उसे, और नहीं किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन है। जी चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं कह रहा था कि आजकल तो शायद बुद्धिजीवियों से राजनीतिक लोग परहेज करने लगे हैं, लेकिन आप पत्रकार बिरादरी लोग हैं कि बुद्धिजीवियों के पास बैठ करके विचार जानने और समझने का अवसर हमें दिए। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद सर। अभी मैं धनबाद कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कंसारी मंडल साहब के पास हूँ, और मंडल साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं और जिला अध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं, और पार्टी की प्रगति और विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है और सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं। तो अब मैं कंसारी साहब से धनबाद में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कुछ बातचीत करूंगा कि लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां क्या हैं और राजनीतिक हवा कैसी बह रही है। और तो नमस्कार मंडल साहब, आपसे सवाल है कि सर धनबाद लोकसभा चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच टक्कर सामने दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के ढुल्लू महतो और कांग्रेस और इंडिया अलायंस की अनुपमा सिंह के बीच, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस में शामिल है। तो धनबाद में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता रहने के नाते आप क्या देख रहे हैं कि राजनीतिक धारा धनबाद में किस ओर बह रही है, संभावनाएं क्या है? धनबाद में का पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन की मतदाता का रफ्तार बढ़ी है और मतदाताओं का मन भी बढ़ा है, जो इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ही हम लोग मत देंगे। वैसे हर एक चुनाव में कोई दो ही पार्टी में कंटेस्ट होता है, दोनों पार्टी में कंटेस्ट होगा, लेकिन मतदाताओं का रुझान इंडिया गठबंधन के तरफ ही जाते हैं। ऐसा क्या है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि जिस कारण से इंडिया गठबंधन के प्रति आम मतदाताओं का रुझान आप बता रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो केंद्र सरकार ने जो एनडीए का जो पार्टी है बहुत सारा वादा किया था पिछले चुनाव में, जब 15-15 लाख रुपया हर एक के खाता में जाएगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी और बहुत सारे विकास कार्य होगा। लेकिन विशेषकर धनबाद में एनडीए के सरकार के काल में धनबाद का जो विकास जो होना चाहिए था, यहाँ पर जो चीज़ बनने का था, यहाँ एम्स बनने का था, बहुत पहले से एरोड्रम बहुत पहले से यहाँ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये एरोड्रम बना है। जिस समय यहाँ का सिविल इंजीनियर मोहितो साव जी थे, अब देखेंगे इसमें CPWD ऑफिस में उन्होंने यहाँ एरोड्रम का नक्शा बना के एरोड्रम का निर्माण किया गया था। उस समय लड़ाई उड़ाई करने के बाद जो जहाज़ें हवाई जहाज़ें उतरती थी कि धनबाद एरोड्रम में उतरता था। आज तक जो यहाँ एरोड्रम बनने का था उस एरोड्रम को बनने नहीं दिया। यहाँ का जो MP 3 बार रहे, कोई भी इस पर लोकसभा में जोरदार सवाल भी नहीं उठाया और बनाने का प्रयास भी नहीं किया। दूसरी बात, यहाँ से स्टेट बैंक का जो है उसको भी यहाँ से शिफ्ट कर
ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कोई सोच समझ के यहाँ जो ये था बहुत सारी जगह है, जैसे स्टेट बैंक का है, इवन आप देखिए CMPF का हेड ऑफिस को भी यहाँ से शिफ्ट। नहीं, धनबाद में एक ढुल्लू महतो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वे भी अपने आप को बताते हैं कि लोकल है और उनका लोकल प्रभाव है, लोकल मतदाताओं पर ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर क्या करेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा और NDA का जो वोटर है वो नहीं सोचता है जो हम जो सभी स्थानीय सभी NDA का ही हो जाएगा, ये कोई नहीं है। मत देने का अधिकार सबका अपना व्यक्तिगत विचार रहता है, इस सब का तो हवा राजनीति करने वाले करते हैं। तो ढुल्लू महतो तो लोकल है ना, लोकल है तो उनको तो लोकल लोग तो वोट देंगे। लोकल लोग ऐसा बात नहीं है जो इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देंगे, ऐसा कहीं आपको मिला है जो लोकल लोग नहीं वोट देंगे? ठीक है, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। मैं अभी धनबाद कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजदेव यादव जी उर्फ भारती जी के पास हूँ और आपका एक विशेष परिचय है कि आप धनबाद बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और आप राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। वे राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव भी रह चुके हैं, वे राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव भी रह चुके हैं और छात्र जनता दल के भी पदाधिकारी रह चुके हैं। धनबाद लोकसभा के संदर्भ में भारती जी का विचार जानना चाहूँगा। इस लोकसभा चुनाव की राजनीतिक पहलुओं पर वे क्या सोचते हैं। सर, यूट्यूब चैनल से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको भी सर, धनबाद में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो धनबाद में आप क्या देखते हैं? यहाँ दो उम्मीदवार प्रमुख रूप से मुकाबला में हैं, भारतीय जनता पार्टी के ढुल्लू महतो और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से अनुपमा सिंह। आपको क्या लगता है जनता को किन मुद्दों पर, किस आधार पर, किस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना चाहिए? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, ये 2024 का जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है इस देश में, ये बिल्कुल दो विचारधाराओं के बीच चुनाव हो रहा है। एक विचारधारा है जो भारतीय संविधान को बनाए रखना चाहती है, इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है और जनतांत्रिक जो अधिकारें हैं, जनता को जो देश की आज़ादी के बाद से इतने दूर तक जिनका तरक्की हुआ है उनको और उत्तरोत्तर तरक्की कराने की व्यवस्था देना चाहती है। और एक विचारधारा है जो इस देश के संविधान को बदल देना चाहती है और उस संविधान के जगह पर एक तथाकथित नागपुरिया संविधान लाना चाहती है। दूसरा कि वो लोकतंत्र की जो व्यवस्था जो हमारे यहाँ है कि एक आदना सा आदमी भी लोकतंत्र में प्रतिनिधि चुन जाता है या प्रतिनिधि चुनाने का अपने को रखता है, तो ऐसे में उस लोकतंत्री व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहती है और देश में एक अमेरिका पैटर्न की जो पॉलिसी है वो देश में वो संसदीय के स्थान पर अध्यक्षीय प्रणाली लाना चाहती है और इस देश के जो सदियों से महरूम लोग जो आज बहुत दूर तक देश के हर हिस्से में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें पुनः मनुस्मृति के युग में ले जा कर के उनके अधिकारों से वंचित करा देना चाहती है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत वो काम कर रही है और इन दो विचारधाराओं में जो चुनाव हो रहा है वही धनबाद में भी दो विचारधारा लड़ रही है आपस में। एक जो इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो देश के संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है और जो NDA भाजपा का जो उम्मीदवार है उस आइडियोलॉजी के साथ है जिस आइडियोलॉजी के तहत इस संविधान को बदल देने की बात है, इस देश के लोकतंत्र को हटा देने की बात है,
देश को नागपुरिया संविधान लागू कर देने की जो वकालत करने वाली जो विचारधारा है उसका प्रतीक है। तो निश्चित तौर पर जो संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाने वाली शक्तियां हैं, वो सभी शक्तियां अनुपमा सिंह को वोट करेंगी और इस देश के संविधान को बचाएंगी, लोकतंत्र को बचाएंगी। तो आपका स्पष्ट मानना है कि देश में दो धाराएं अभी चल रही हैं। एक धारा जो भारतीय संविधान को, हमारे संविधान को बदल देना चाहती है, और दूसरी धारा जो है उसके खिलाफ लड़ रही है, और जो इंडिया गठबंधन की धारा है। और आपके हिसाब से धनबाद में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब देश का संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर ये जाति, स्थानीय मुद्दा, जाति का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, ये तो झूठ-मूठ का मुद्दा हो जाएगा। क्योंकि फिर तो आदमी अपना विकास नहीं कर सकेगा, देश के उन्नति में अपना हिस्सेदारी नहीं दे पाएगा, तो वह ऐसी व्यवस्था के साथ क्यों जाना चाहेगा? कोई भी एक शिक्षित आदमी, समझदार आदमी जो देश के लिए सोचता है, देश के लिए, देश की और उन्नति के लिए सोचता है, वो कभी भी इंडिया गठबंधन के इस बार के चुनाव में तो कम से कम वोट नहीं देगा। चलिए, धन्यवाद सर, आपने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बातें कही। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत करने के लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद कि आपने इस ऐसे प्रज्वलंत मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आए, हम लोगों के बीच आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब धनबाद कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश कुमार जोशी जी हैं, और मैं जोशी जी से अब हम लोग बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि धनबाद में जो लोकसभा का चुनाव होना है, 25 तारीख को मतदान है, उस चुनाव के बारे में हरीश जोशी साहब क्या सोचते हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं आने वाली सरकार से, क्या उनकी शिकायत है और क्या उनके सवाल हैं। अब मैं हरीश जोशी साहब से जानना चाहूँगा। सर, हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धनबाद में इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें जो दोनों मुख्य प्रतिद्वंदी है, भारतीय जनता पार्टी के ढोलू महतो और कांग्रेसी अनुपमा सिंह। ढोलू महतो को 3 बार का विधायक रहने का अनुभव है। अनुपमा सिंह नई है, हालांकि उनके पतिदेव और उनके ससुर राजनीति से जुड़े रहे, लेकिन यहाँ के लिए नई है। तो उनके परिवार का जो संबंध है वही उसको, और जो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं उनका उनको वोट मिलेगा। ढोलू महतो का जहाँ तक सवाल है, लोग अभी मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए पूरा राष्ट्र जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में धनबाद के लोग भी चलेंगे, और निश्चित रूप से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और इसलिए इसका फायदा भी ढोलू महतो को मिलेगा। जी, अभी जो सुनने में कुछ बातें सामने आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ढोलू महतो के प्रत्याशी के लेकर, उम्मीदवारी को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं, जिसमें पीएन सिंह साहब भी नाराज दिख रहे हैं, इधर विधायक राज सिन्हा सर भी नाराज दिख रहे हैं। तो इसका क्या असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी जो है वो केडर बेस्ड पार्टी है, और यहाँ एक बार जब निर्णय हो जाता है तो निर्णय को मानने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता बाध्य रहता है, और जब भी कुछ परिवर्तन होता है तो थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, लेकिन अब सब मनमुटाव दूर हो गया है, और सभी कार्यकर्ता, चाहे वो एमपी रहे हो, यहाँ के विधायक हो, जिला परिषद के हो, पदाधिकारी, संगठन के लोग हो, सब एकजुट होकर करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, नरेंद्र मोदी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए काम में लग गए हैं, और निश्चित रूप से
सफलता जो है मिलेगी, और इतनी बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी धनबाद के लोगों ने। कभी कभी होता है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। जैसा कि अभी जैसे ही उम्मीदवारी की घोषणा हुई ढुल्लू महतो की, तो मारवाड़ी समाज के कृष्णा अग्रवाल जी का बयान आ गया उनके खिलाफ में, सरजू राय जी आ गए मैदान में। और इधर सुना जा रहा है कि जो व्यवसायी वर्ग है धनबाद का, वो कोयला व्यवसायी वर्ग हो, ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ व्यवसायी वर्ग हो, वो ढुल्लू महतो से डरा हुआ है। इसलिए कि ढुल्लू महतो की जो उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है बाघमारा में, कि किस तरह से वहाँ पर जो है कोलियरियों में, आउटसोर्सिंग कंपनियों में, कि यहाँ के लोगों को वहाँ से उन्होंने भगाने का काम किया है और लोकल लोगों का स्थापित किया है वहाँ पर। इसके लेकर धनबाद के लोग डर रहे हैं कहीं धनबाद में भी तो ऐसा ना हो जाए। इसके लेकर एक भय का वातावरण दिख रहा है। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? कृष्णा अग्रवाल बहुत पहले पार्टी छोड़ चुके थे, और सरयू राय तो जग जाहिर है पार्टी छोड़ दिए थे और पिछला चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़े थे। तो भारतीय जनता पार्टी से उन दोनों का कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक व्यापारियों में भय का वातावरण की बात है। 3 टर्म ढुल्लू महतो बाघमारा के विधायक रहे। आम जनता को या आम व्यापारी को किसी भी तरह की कोई परेशानी बाघमारा क्षेत्र में नहीं हुई है। जहां तक यूनियन का सवाल है, तो मजदूर यूनियन में काम करने के कारण, कोयला क्षेत्र होने के कारण, आउटसोर्सिंग क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाने के लिए प्रतिद्वंदिता होती है। और उसमें ढुल्लू जो है वो और सब जो पहले से जो वहाँ रंगदारी इत्यादि का काम करते थे, उनमें ये भारी पड़ गया। ठीक है, धन्यवाद सर। अभी मैं धनबाद कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एम असलम सादमानी साहब के पास बैठा हूं और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में सर से कुछ बातचीत करूंगा और उनसे राय जानूंगा कि वे चुनाव के संदर्भ में क्या सोचते हैं। सर, फ्रंट पेज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, धनबाद में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, पूरे देश में ही हो रहा है लोकसभा चुनाव, और इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि जनता को, मतदाता को किन मुद्दों पर विचार करने के बाद वोट देने का फैसला करना चाहिए? जनता को चाहिए महंगा सामान जो है, महंगाई को कम करना, बेरोजगारी को दूर करना, जो लोग बेरोजगार हैं उन लोग को नौकरी देना। महंगाई तो चरम सीमा पर है, उसको महंगाई को जो कम करे उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। तो धनबाद में तो यहाँ पीएन सिंह 3 बार से सांसद रह चुके हैं, इस बार उनको टिकट नहीं मिली है। उनकी पार्टी से ढुल्लू महतो उम्मीदवार हैं और इधर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से अनुपमा सिंह उम्मीदवार हैं। तो आपको क्या लगता है, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है धनबाद के लिए? दोनों उम्मीदवार बेहतर है, मगर अनुपमा सिंह जो है वो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर इसलिए है कि वो बहुत बड़े परिवार से हैं, है ना। उनके खानदान के लोग पहले रह चुके हैं, एमएलए एमपी सब रह चुके हैं, है ना। इसलिए अनुपमा सिंह जो है बढ़िया उम्मीदवार हैं और हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। पूरे धनबाद ज्यादातर लोग उन्हीं को वोट देंगे। और सवाल तो आपने उठाया बेरोजगारी का, महंगाई का, और पिछले 10 सालों में तो मोदी जी कहते हैं कि हमने देश के लिए बहुत काम किया है, तो फिर इस बार क्यों आप कहते हैं कि अनुपमा सिंह को वोट देंगे? मोदी जी ने बहुत काम किया सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए। अडानी के लिए काम किया और अंबानी के लिए काम किया, है ना, और बाकी किसी जनता के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए लाके सबको देंगे, मगर आज तक 15 लाख पैसा भी नहीं मिला, है ना। अगर 15 लाख में कुछ अंश मिल जाता हम लोगों को तो हम सबसे मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। जी धन्यवाद सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए। अभी मैं धनबाद कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी के पास में बैठा हुआ हूं और आपका परिचय है कि आप काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं धनबाद कोर्ट में, और इसके साथ आपका एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है और वर्तमान में भी राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आप
धनबाद कांग्रेस के कभी अध्यक्ष भी हुआ करते थे, धनबाद जिला कांग्रेस के, और आज की तारीख में 20 सूत्री धनबाद जिला 20 सूत्री कार्यक्रम के भी अध्यक्ष हैं। तो सर, फ्रंट पेज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ढुल्लू महतो जिस पार्टी से हैं उसके 3 बार से सांसद रहे हैं धनबाद में पीएन सिंह जी, और उसी दल से अभी हैं ढुल्लू महतो जी। तो क्या लगता है कि आपकी जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की, मुकाबला कर पाएंगी ढुल्लू महतो के साथ? देखिए, ये आम चुनाव 2024 का जो है ये बहुत खास है, और इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जहाँ से भी हुए हैं, अभी 4 चरण कल समाप्त हुआ है, और जो रिपोर्ट मिल रहे हैं पूरे देश से उसमें इंडिया गठबंधन की बढ़त बनी हुई है। और हमको लगता है कि मोदी जी एक तरह से बौखला गए हैं, और अपनी पराजय को देखते हुए वो जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि अब इस बार 2024 में भाजपा की सरकार आने वाली है। धनबाद लोकसभा में ठीक है, पशुपति नाथ सिंह पहले 3 बार सांसद रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी भारी मतों से यहाँ जीतने जा रही है। यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह काफ़ी मतों से जीतने जा रहे हैं। जी धन्यवाद सर, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। अभी मैं धनबाद कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवी शरण सिन्हा जी के सामने बैठा हूँ, और आप धनबाद बार एसोसिएशन के 3 बार जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और 1 बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। देवी शरण सिन्हा जी का एक विशेष परिचय यह भी है कि वकालत में आने से पहले वे पत्रकारिता भी कर चुके हैं, और आज भी पत्रकारिता के मानस को जीते हैं। तो आज मैं धनबाद लोकसभा चुनाव के दरमियान जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, और पूरे भारत राष्ट्रीय स्तर पर श्री सिन्हा जी का क्या विचार है, वे क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से इस चुनाव को देखते हैं, यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इस पर अभी श्री सिन्हा सर से बात करेंगे। सर, फ्रंट पेज न्यूज चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और आपके चैनल ज़्यादा तरक्की करे, जनता की समस्याओं को सामने लाइए, सामयिक विषयों पर, यही हमारी शुभकामना है। रहा सवाल आज के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं इसको 2 नज़र देखता हूँ कि 2 तरह के विचारधारा भी है। एक विचारधारा है जो सिर्फ धर्म को लेके चलता है, और दूसरी विचारधारा है जो संविधान को लेके चलता है। उसी के बीच में लड़ाई है। अब धर्म जीतता है या अभी का जो 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 ज्वलंत मुद्दा है, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दा जीतता है। यही चुनाव में यही मुद्दा काम करेगा। अभी इसमें संदेह नहीं है कि मोदी लहर है, धर्म का लाभ उनको मिला है, लेकिन ये भी है कि पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना है, और अलग अलग लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि गठबंधन से लड़ रहे हैं, तो ये लोग भी मजबूत शिकस्त देंगे, ऐसा हम सोचते हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, जनता के जो समस्या पर देखना चाहिए, और स्थानीय लेवल पर हमारा जो कैंडिडेट स्थानीय कैसा होगा इस पर विचार करना होगा। और बता देता हूँ कि निसंदेह जो ढुल्लू महतो के उम्मीदवारी को लेकर के एक प्रश्न खड़ा किया गया है, तो ये जो प्रश्न खड़ा करते हैं वो भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें। ढुल्लू महतो के पक्ष में एक लोकल हवा जरूर बहेगी, और उनको भीतर घात का भी सामना करना पड़ेगा, ये भी बात है। लोकल सेंटिमेंट है कि
जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप तो उन लोग पर भी है। तो हमारा लोकल कैंडिडेचर को लेकर के उनको ये समर्थन मिलेगा। और जहाँ तक कांग्रेस का, वहाँ भी हम देखते हैं दोनों दल में कैंडिडेट का अभाव है, माने वो क्राइसिस है कि हम किसको कैंडिडेट बनावें। और ये विकल्प के रूप में जो उनको लाया गया है, कांग्रेस की उम्मीदवार है जो एनडीए की उम्मीदवार बनी है, लाया गया है, तो उनका तो अपना कोई बैकग्राउंड है नहीं। दुल्लू महतो का बैकग्राउंड है, चाहे जैसा भी बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड अपना बैकग्राउंड है और इनका कोई अपना बैकग्राउंड नहीं है। उनके पीछे कांग्रेस है और एनडीए है। धन्यवाद सर, हमारे यूट्यूब चैनल से बात करने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।